यस क्लास 12th, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे थे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। बट मैंने आपको बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले या उसके फैक्टर्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम एक दो टॉपिक समझें। वो टॉपिक कौन से हैं? फाइनेंशियल लीवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास 12th, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो एक्चुअली में फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है और ये कैसे हेल्प करता है, इस टर्म का मतलब क्या है? तो बेटा लीवरेज, पहले हम एक वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीवरेज। फाइनेंशियल छोड़ते हैं तो प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को समझते हैं लीवरेज क्या होता है। आपने पढ़ा है आपके साइंस में लीवरेज क्या होता है। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टोन हमने उठाना है और वो बहुत भारी है स्टोन, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो हम एक लीवर को यूज़ करते थे। एक साइड पे हम स्टोन और दूसरी साइड पे हम फोर्स लगाते थे, ऐसा कुछ। तो उससे वो इजीली क्या हो जाता था, ऊपर उठ जाता था, स्टोन उठ जाता था। तो ऐसे में हमने क्या किया, लीवरेज या लीवर की हेल्प ली और उससे हमने स्टोन को क्या कर दिया, उठा लिया। ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब समझेंगे कि लीवरेज, यहाँ पर हम एक लीवर की हेल्प ले रहे हैं। वो लीवर क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज है, जिसकी वजह से, मतलब इस कंसेप्ट की वजह से या फाइनेंशियल लीवरेज होने की वजह से क्या होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ जाता है। कैसे होता है ये सब कुछ, तो हम समझेंगे अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल लीवरेज का अगर मुझे मीनिंग बताना हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये होता है कि आपकी टोटल कैपिटल में से फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कितनी है। देन न्यू वर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो ऐसा करते हैं, पहले फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को समझते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया? लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में समझा, कैपिटलाइजेशन के बारे में समझा। कैपिटलाइजेशन में क्या था? जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जहाँ से हमने पैसा अरेंज किया है, कैपिटल अरेंज किए हैं, वो सारे कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड होते थे। अब बेटा क्या है, इसमें से बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कहलाते हैं। कैसे? ध्यान से समझिए, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये फिर से वही चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए बेटा, अब हमने फाइनेंस रेज किया। फाइनेंस रेज करने के लिए हमने इक्विटी इशू किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, देन सपोज डिबेंचर इशूज़ किए। सपोज हमने लॉन्ग टर्म लॉन्च भी ले लिया, एक ये भी ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्च। ये सारे फंड्स हमने रेज किए, ये सारे सोर्सेज हमने यूज़ किए, यहाँ से हमने फंड्स रेज कर लिए, पैसा मिल गया कंपनी को, राइट। अब ये जो हमने पैसे अरेंज किए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको बस लेके रख लेना है, नो। हर साल हमें इसे इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा या डिविडेंड पेमेंट करना होता है। अब देखिए बेटा, इक्विटी को क्या पेमेंट किया जाता है, दैट इज़ डिविडेंड, और प्रेफरेंस को भी क्या पेमेंट किया जाता है, डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर, कई बार मिड में भी इंटरिम डिविडेंड, उस चीज़ को नहीं आप याद रखेंगे, सब एक सिंपल सम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि इस एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड को हम देते हैं, मतलब कंपनी देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा है कंपनी को, राइट। ऐसे ही डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म्स लोन है। डिबेंचर और लॉन्ग टर्म से भी पैसा अरेंज कर रखा है, डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रखा है, तो उनको भी एक साल के बाद उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। पैसा ले रखा है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अब इनको जो दिया जाता है रिटर्न में, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। और अगर मैं कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बोलूँ, इस वर्ड को बोलूँ, तो मैं ये कहूँगी कि दीज आर द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ये क्या है? एक कंपनी को कॉस्ट पड़ी है। किस लिए पड़ी है? क्योंकि उसने फाइनेंस रेज किए हैं। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। कॉस्ट क्या हो गई? डिविडेंड जो पे करना पड़ रहा है, जो इंटरेस्ट पे करना है, वो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस हो गई, राइट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें से ध्यान से समझेंगे हम इसमें कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि ये कंपनी को वो पे करनी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। और ये चीज़ अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इस टाइम तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है ये चीज़ कि क्या चीज़ कंपनी को देनी ज़रूरी है,
क्या वो इंटरेस्ट है या डिविडेंड है? तो आप मुझे ईजिली आंसर दे सकते हैं कि येस मैम वो इंटरेस्ट है। और प्रेफरेंस को जो डिविडेंड फिक्स दिया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है डिविडेंड, वो भी परसेंटेज फिक्स होती है कि ये 10% इनको देना है, राइट। तो अब ऐसी कॉस्ट जो कि एक कंपनी को देनी है, मतलब इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, या फिर डिविडेंड जो ऑन प्रेफरेंस शेयर वो तो देना ही पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हैं पूरे के पूरे फाइनेंस जो हमने रेज किया है यहाँ से, तो इन सब की क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब इसके पहले से फिक्स है, इतना परसेंटेज देना है। डिबेंचर भी फिक्स होते हैं कि इतने परसेंटेज, सपोज 9% है, उसके आगे लिखा होगा कि इन डिबेंचर को 9% इंटरेस्ट हर साल आपको पेमेंट करना है। ऐसे ही बोरोड फंड, उसमें तो होता ही है, आप किसी भी लोन लें तो वो आपसे इंटरेस्ट लेता है और फिक्स टर्म पे लेता है कि इतना परसेंटेज आपको देना ही है। तो फिर कौन सी चीज़ फिक्स नहीं है? यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी टाइम प्रॉफिट ना हो तो मत दो, कभी कम दे दो, कभी ज़्यादा दे दो, मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब अगर हम ध्यान से पढ़ें तो अगर मुझे ये बताना पड़े आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन सी है, ये पूरी की पूरी कैपिटल है आपकी, पैसा अरेंज किया है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन सी है? तो आप मुझे बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट फिक्स है। मतलब इनको एक परसेंटेज जो इनको रिटर्न देना है वो फिक्स रहता है पहले से ही। जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है तो उसको पता होता है, उसको बता दिया जाता है कि इतने परसेंटेज हम आपको हर साल डिविडेंड देने वाले हैं, फिक्स है, आपको दिया जाएगा। डिबेंचर्स को भी इतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना है, फिक्स है, दिया जाएगा। इसीलिए इनको फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। इनकी क्या रहती है? कॉस्ट फिक्स रहती है। अब हम वापसी अपने फाइनेंशियल लीवरेज पे आते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का मीनिंग क्या होता है? ये फाइनेंशियल लीवरेज क्या है कि आपके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपके पूरे जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, जो आपने पैसा अरेंज कर रखा है, इसमें से कितनी कैपिटल ऐसी है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है। तो जितनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है आपके टोटल कैपिटल में से, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। मीनिंग पढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ डेट। अब मैंने यहाँ पे डेट ही क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि डेट ही आपका क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है। तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को भी इंक्लूड करेंगे। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगी तो डेट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी होना चाहिए। तो कितना आपने डेट इशू किया है, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया है, उसका कितना प्रोपोर्शन है आपके टोटल कैपिटल में, वही क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज है। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, ये पूरे कैपिटल में डेट कितना है, या फिर कई बुक्स में ये भी लिखा है कि इस पूरी कैपिटल में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कितनी है, यही क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, और द प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इन द कैपिटल इन द टोटल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पर मैं एक और वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये भी यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। एनसीईआरटी बुक में भी बार बार ये वर्ड यूज़ होता है। तो अब हमें पता चल गया है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन से होते हैं, जिनमें पहले से ही फिक्स होता है कि इतना रिटर्न तो इनको देना ही पड़ेगा। इसी को हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। और कोई हमें कहे कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। मतलब टोटल जो फाइनेंस, अगर मैंने डेट और इक्विटी से दोनों से मिलाकर टोटल कैपिटल अरेंज की है तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल कैपिटल, और उसमें डेट का कितना प्रोपोर्शन है, या फिर मैं ये कहूँ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन है, वही मेरा क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज है, राइट। अब आप ये कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कितना भी हो, कोई ज़्यादा हो कम हो, कई बार हम डेट ज़्यादा ले लेंगे, इक्विटी कम ले लेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ हम सीखेंगे अभी, उसको हम EBIT EPS एनालिसिस करेंगे, या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का होने से क्या फ़र्क पड़ता है एक बिज़नेस में।
बट अभी हम सिर्फ एक चीज़ समझते हैं सिंपल सी, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हमेशा क्या होता है, जो डिबेंचर्स होते हैं या जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल्स होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल रिसोर्सेज है। टैक्स डिडक्टेबल रिसोर्सेज से कैसे फ़ायदा होता है बेटा, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ये पूरा मैंने समझा रखा है कि ये डिबेंचर्स या फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हमें कैसे फ़ायदा देती है। क्योंकि जब हम वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, अब आपको याद हो गया होगा वो सीक्वेंस। सबसे पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होता है और उसके बाद टैक्स माइनस होता है, फिर जाके डिविडेंड की बारी आती है। तो जितना ज़्यादा डेट होता है उतना ही ज़्यादा हमें टैक्स में, मतलब कंपनी को टैक्स में फ़ायदा होता है, तो उतना ही हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट उतनी ही कम पड़ी, क्योंकि डेट तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था और समझाया भी था। तो डेट एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो आप जितना डेट यूज़ करते रहेंगे उतना ही आपको कॉस्ट कम पड़ेगी और प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन इक्विटी क्या है, इक्विटी आपकी सबसे ज़्यादा महंगी है, कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो इसीलिए आप इक्विटी क्या करते हैं, कम यूज़ करते हैं, डेट को और बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि आपको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हो सके। लेकिन अब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा क्यों नहीं करते, इक्विटी लेने की ज़रूरत क्या है, डेट ही इशू कर दो, डेट तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी की क्या ज़रूरत है। तो जितनी भी कैपिटल लेनी है डेट से ही ले लो, क्योंकि वो तो आपको सस्ता पड़ेगा, कंपनी को सस्ता पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी है, दैट इज़ रिस्क। मैंने आपको बताया था, हालांकि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी है एक कंपनी के लिए। अगर किसी टाइम प्रॉफिट नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो ये लोग तो वाइंड अप की सिचुएशन तक ला देते हैं कंपनी को, कोर्ट में स्यू करेंगे, वाइंड अप की सिचुएशन तक आ जाएगी कंपनी कि हमें इंटरेस्ट नहीं दिया गया इस पर्टिकुलर ईयर का। तो इसका मतलब ये रिस्की बहुत है। इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर रिस्की नहीं होते, तो इसीलिए अब एक फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, एक कॉम्बिनेशन ढूंढता है कि जिसमें वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज़ तो कर सके, लेकिन उतनी लिमिट तक जिससे कि इतना रिस्क ना बढ़ जाए, क्योंकि ये तो जितना वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब डेट का यूज़ करता जाएगा कैपिटल में, उतना ही ज़्यादा वो रिस्क को भी बढ़ाता जा रहा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम सारी की सारी कैपिटल डेट में इशू कर देंगे तो फिर रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम इक्विटी भी लेके चलते हैं। इक्विटी में आपका रिस्क, इक्विटी में एक बिजनेस का रिस्क क्या होता है, कम होता है, राइट। तो अब डेट और इक्विटी दोनों इशू होते हैं। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज, जैसे जैसे फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है, डेट, मतलब जैसे जैसे फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता जाएगा, मतलब डेट बढ़ता जा रहा है आपके कैपिटल में, तो उतना ही आपके चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ है ना, और उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और जितना आपका डेट कम रहेगा आपकी कैपिटल में, इसका मतलब चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कम है, और उस वजह से आपकी कैपिटल, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी कम होगी सॉरी। सो इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज डिक्लाइंस द कॉस्ट ऑफ फंड्स। जितना आप फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज करोगे, जितना डेट इंक्रीज करोगे टोटल कैपिटल में, उतना ही आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, उतनी ही आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और वो कॉस्ट की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब कॉस्ट क्यों कम होगी, क्योंकि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो और जितना आप क्या करेंगे, अगर बढ़ाते ही जाएंगे तो फिर ये आपके रिस्क को भी बढ़ाएगा। हालांकि एक जगह ये आपकी कॉस्ट को ज़रूर कम कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह ये आपके फाइनेंशियल रिस्क को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिक्लाइंस द कॉस्ट बट इंक्रीज द रिस्क, इसीलिए इसको एक लिमिट में ही हम इशू कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज के साथ एक और टर्म जुड़ी है, दैट इज़ फाइनेंशियल रिस्क। कई बार ये आपका आ जाता है कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है, राइट। आजकल तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइम तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, अब हम इसी के साथ इसको समझ लेते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे फाइनेंशियल रिस्क क्या है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये होता है जब आप फाइनेंशियल कॉस्ट को अच्छी तरह से कवर ना कर पाए।
अब फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस क्या है, तो आप मुझे आंसर देंगे कि मैम इंटरेस्ट है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जब आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस को कवर ना कर पाए, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, आपकी डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड है, बोरोड फंड है, इन पे आपको फिक्स्ड पैसा देना पड़ता है या फिक्स्ड रिटर्न देनी पड़ती है, तो ये आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट बन गई। तो जब आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को इंटरेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड होता है, ये भी फिक्स है। तो जब आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को बेयर नहीं कर पा रहे अपने प्रॉफिट में से, मतलब आप अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट या डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है वो नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप फाइनेंशियल रिस्क में आ गए। क्योंकि ये रिस्क क्यों हुआ, ये फाइनेंस की वजह से ही रिस्क हुआ। डेट आपके पास है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस आपने इशू कर रखे हैं, इनको तो देना ही पड़ेगा ना। तो फिर ये अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल रिस्क पे हैं। मीनिंग देखते हैं एक बार। फाइनेंशियल रिस्क, इट रेफर्स टू द रिस्क ऑफ नॉट एबल टू कवर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी हम इसको कहते हैं। और हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन सी है, जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, जो हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं, बोरोड फंड को इंटरेस्ट देते हैं, ये हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। फाइनेंस को रेज करने की कॉस्ट, और वो भी फिक्स्ड, मतलब देना ही पड़ेगा। तो जब हम उसको नहीं कवर कर पा रहे हैं अपने प्रॉफिट में से, उसको भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग किस में हैं, कंपनी किस में है, फाइनेंशियल रिस्क में है। राइट। तो फाइनेंशियल रिस्क क्यों होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वजह से तो नहीं होता, क्योंकि इनको डिविडेंड दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमसे कोई एक माह का क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंशियल रिस्क क्यों होगा, तो फाइनेंशियल रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट वाले कैपिटल को इंक्लूड करते हैं। प्रेफरेंस, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इन पे हमें फिक्स्ड देना पड़ता है, जो हमें रिटर्न देना पड़ता है। तो इसी वजह से फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है। राइट। तो आज हमने ये दो कंसेप्ट अच्छे से समझे। अब मैं फिर से वापस इसी कंसेप्ट पे आती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, ये एक तरह का लिवरेज है। 1 मिनट। फाइनेंशियल लिवरेज एक तरह का लिवरेज है जो कि हेल्प करता है हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को इंक्रीज़ करने में। आपको भी ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, हाँ मैम, डेट को हम इसीलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे पाएँ, ये तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, याद है जब हम लोग सेकंड वीडियो कर रहे थे इसी का, तो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एक फाइनेंशियल मैनेजर का मेन मोटिव होता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड को इंक्रीज़ करे या उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंक्रीज़ करे। मतलब यहाँ पर जो हमें भला सोचना है, जो इंटरेस्ट सोचना है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना है। तो अगर वो ये काम भी कर देता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड अच्छा दे देता है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल अच्छी तरह से फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। और जो हम फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करेंगे, मतलब डेट को बढ़ाते जाएंगे, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ रहा है। जब आपका चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ेगा, मतलब इंटरेस्ट डिबेंचर्स और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इससे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देगा। अभी थोड़ा सा घनचक्कर टाइप ऑफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है तो क्या नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ के टॉपिक बस इतना ही समझाऊंगी आज की वीडियो में। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही वर्क है, इसको अच्छी तरह से समझिए, ये समझ आ जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वहाँ से समझेंगे एक सम के थ्रू, एक क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसके थ्रू समझेंगे कि ये चक्कर क्या है। ठीक है, कैसे फाइनेंशियल लीवरेज हेल्प करता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे पाए। मतलब एक लीवर का काम करता है, जिससे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड ऊपर उठ जाता है। राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपको अच्छी भी लग रही होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं और एक समझ आ जाती हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट गुड। मतलब एक अच्छा सा लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ गए हैं। बट फिर भी कहीं पर कोई चीज़ क्लिक नहीं करती या कोई डाउट है, तो पुट द क्वेश्चन पुट कीजिए बेटा।
कहीं भी कोई भी छोटी सी चीज़ भी नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। मैं उसका आंसर दूंगी और आपके उन चीज़ों को, आपके डाउट्स को क्या करूँगी, हटाऊँगी, आपके दिमाग से हटाऊँगी कि ये चीज़ें नहीं हैं, ये कैसे होता है, सब चीज़ें अच्छी तरह से, राइट। चलिए, अगर आज का कंसेप्ट समझ में आया है तो फिर से नहीं भूलना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लास्ट में क्या बोलती हूँ मैं, वही सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।